आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सबने सुना है, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। पर ईमानदारी से बताइए, क्या ये सच में काम करता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर करता तो हम सब अपने मनचाही जिंदगी जी रहे होते। जो स्रोत सामग्री है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब बिलीव इन योरसेल्फ की एक समरी, वो कहती है कि यह 100% काम करता है। हाँ, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। तो आज हम इसी लेकिन के तह तक जाएंगे। हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि सकारात्मक सोच क्या है, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह 99% लोगों के लिए काम क्यों नहीं करती। और वो 1% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? बिल्कुल, हम मन के उस हिस्से की बात करेंगे जो असल में हमारी जिंदगी का इंजन है, और देखेंगे कि क्या हम सच में उस इंजन को अपनी मर्जी से चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। स्रोत इसे 2 हिस्सों में बांटता है, चेतन मन और अवचेतन मन। मुझे ये हमेशा थोड़ा किताबी सा लगता था, जब तक मैंने इसे एक आसान तरीके से नहीं समझा। इसे ऐसे सोचिए, चेतन मन गाड़ी का वो ड्राइवर है जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है। अच्छा। उससे लगता है कि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है। कब दाएं मोड़ना है, कब बाएं, कब ब्रेक लगाना है, वो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। और अवचेतन मन? अवचेतन मन वो शक्तिशाली इंजन है जो गाड़ी को असल में चला रहा है। उसे ड्राइवर के तर्कों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ कमांड फॉलो करना आता है। अगर ड्राइवर बार बार एक ही रास्ते पर गाड़ी चलाता है तो इंजन के लिए वो रास्ता एक आदत बन जाता है। अच्छा, तो वो उसे बिना सोचे समझे फॉलो करने लगता है। बिल्कुल, असली ताकत ड्राइवर के हाथ में नहीं, बल्कि इंजन की बेहिसाब शक्ति में है। यहाँ पर एक बात दिलचस्प है, ये जो इंजन है यानी हमारा अवचेतन मन, ये सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। बिल्कुल सही। जमीन ये नहीं देखती कि आप उसमें गेंदे का बीज बो रहे हैं या जहरीले पौधे का। सही बात है। उसकी प्रकृति है, जो भी बीज बोया जाएगा उसे उगाना। अगर हम लगातार डर, शक और असफलता के विचार बोते रहेंगे तो हमारी जिंदगी की फसल भी वैसी ही होगी। एग्जैक्टली। वहीं अगर हम आत्मविश्वास, सफलता और सेहत के बीज बोएंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। ये कोई नैतिक फैसला नहीं करता, ये सिर्फ दिए गए इनपुट पर काम करता है। इसी से जुड़ा एक उदाहरण है स्रोत में, एक व्यक्ति का जिसे हमेशा बीमार पड़ने का डर सताता था। वो लगातार सोचता था कि उसे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, उसे सर्दी लग जाएगी। और होता भी रही था। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाने पर उसे एक अजीब सी सलाह मिली। डॉक्टर ने उसे दवा नहीं दी, बल्कि एक मानसिक नुस्खा दिया। हाँ, उन्होंने कहा, दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले, पूरे विश्वास के साथ खुद से कहो, मैं हर पर और मजबूत और स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर एकदम सही काम कर रहा है। उस व्यक्ति को ये थोड़ा बचकाना लगा होगा। हाँ बिल्कुल, पर उसने कोशिश की। और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसकी बार बार बीमार पड़ने की आदत खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्लेसीबो इफेक्ट था या कुछ और हो रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। प्लेसीबो इफेक्ट भी तो असल में इसी सिद्धांत पर काम करता है। विश्वास की शक्ति। हाँ, ये विश्वास की शक्ति ही है। जब उस व्यक्ति ने बार बार खुद को स्वस्थ होने का कमांड दिया तो उसने अपने अवचेतन मन के खेत में सेहत का बीज बोना शुरू कर दिया। पहले वहां डर का बीज था जो बीमारी की फसल उगा रहा था, उसने बस बीज बदल दिया। तो हमारा अवचेतन मन दोहराई गई बातों को सच मान लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। हाँ, ये उसकी प्रोग्रामिंग है। तो ये सिर्फ एफर्मेशंस या सकारात्मक बातें दोहराने तक सीमित नहीं है, ये असल में दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। ये बात थोड़ी न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी लगती है। बिल्कुल। जहां हम बार बार एक ही काम करके अपने दिमाग में नए रास्ते बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। ये किताब भले ही कई दशक पहले लिखी गई हो, लेकिन इसका जो कोर आइडिया है वो आज की न्यूरोसाइंस से मेल खाता है। अच्छा। हर बार जब आप एक विचार या विश्वास को दोहराते हैं तो आप अपने दिमाग में न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो रास्ता इतना पक्का हो जाता है कि सोचना आपकी आदत बन जाती है। अवचेतन मन उसी रास्ते पर चलने लगता है। ठीक है, ये तो हुआ विचारों का खेल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कल्पना का नियम कहा गया है। हाँ, ये सिर्फ सोचने से एक कदम आगे की बात है। हाँ, ये कहता है कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत गहरी भावनाओं से भरी कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की सिर्फ कल्पना नहीं करते, बल्कि उसे हासिल कर लेने की भावना को महसूस करते हैं,
वो खुशी, वो सुकून, वो गर्व। तो आपका दिमाग वही केमिकल रिलीज करता है जो असल में सफलता मिलने पर करता है। बिल्कुल। ये तो एक न्यूरोलॉजिकल हैक जैसा है। आप अपने दिमाग को ये यकीन दिला रहे हैं कि सफलता मिल चुकी है। एग्जैक्टली। और जब दिमाग ये मान लेता है तो अवचेतन मन उस नई सच्चाई के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। वो उन मौकों, लोगों और परिस्थितियों को आपकी तरफ खींचने लगता है जो उस भावना से मेल खाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरह का फिल्टर सिस्टम है। बिल्कुल। आपका दिमाग उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि अब वो उसके लिए जरूरी हो गई हैं। स्रोत में एक महिला का उदाहरण है जिसे लगता था कि उसकी उम्र बढ़ रही है और अब उसकी शादी कभी नहीं होगी। ये विचार उसके मन में बहुत गहरा बैठ गया था। हाँ। उसने इसी कल्पना के नियम का इस्तेमाल किया। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखों के सामने अपनी शादी की अंगूठी देखती, उसे महसूस करती और उस खुशी और सुरक्षा की भावना में डूब जाती जो एक अच्छे जीवन साथी के साथ होने पर मिलती। मतलब वो ये नहीं सोच रही थी कि मुझे शादी करनी है, नहीं, बल्कि ये महसूस कर रही थी कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूँ। सही पकड़ा। और फिर कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जीवन साथी वो हमेशा से चाहती थी। अब एक आलोचक कह सकता है कि यह तो महज एक संयोग था। हो सकता है। लेकिन इसे इस नजरिए से देखें, जब उस महिला ने अपनी सोच बदली तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, उसका ऑरा बदला होगा। ये भी हो सकता है। वह शायद उन जगहों पर ज्यादा जाने लगी होगी जहां उसे सही पार्टनर मिल सकता था। उसकी निराशा की ऊर्जा उम्मीद की ऊर्जा में बदल गई। उसकी कल्पना ने असल दुनिया में उसके एक्शन को बदल दिया। और उन एक्शंस ने नतीजा पैदा किया। हाँ, अब चेतन मन ने उसे सही दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। एक और उदाहरण एक व्यापारी का है जो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। हाँ, उसकी दुकान बंद होने की कगार पर थी। उसने भी यही तरीका अपनाया। उसने हर रात सोने से पहले अपनी दुकान को ग्राहकों से भरा हुआ देखा। कैश रजिस्टर के खुलने बंद होने की आवाज सुनी। उसने उस सफलता और समृद्धि की भावना को महसूस किया। और नतीजा? धीरे धीरे उसके पास नए आइडिया आने लगे, ग्राहक वापस आने लगे और उसका व्यवसाय पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। ये कहानियां सुनने में बहुत प्रेरणा देती हैं, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कि अगर ये इतना ही आसान है, हाँ, सिर्फ सोचो, महसूस करो और पालो, तो हर कोई सफल, स्वस्थ और अमीर क्यों नहीं है? बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी बाधा जरूर है। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक वो बाधा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। इस सिस्टम के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और शक। डर और शक। हाँ, ये दोनों मिलकर एक मानसिक गृह युद्ध छेड़ देते हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये गृह युद्ध कैसा होता है? आपका चेतन मन यानी ड्राइवर कहता है मैं एक सफल बिजनेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है। आप एफर्मेशंस दोहराते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन उसी पल आपके अंदर से एक और आवाज आती है जो सालों के अनुभव और पुरानी प्रोग्रामिंग से बनी है। वो आवाज कहती है लेकिन ये नामुमकिन है, तुम पहले भी 3 बार फेल हो चुके हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या होगा अगर सब बर्बाद हो गया? यानी मन का एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा ब्रेक लगा रहा है। और आप एक ही समय में गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा? गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, बस इंजन पर जोर पड़ेगा और आप थक कर हार मान लेंगे। अवचेतन मन को एक स्पष्ट, बिना विरोधाभास वाला निर्देश चाहिए। जब उसे एक ही समय में सफलता और असफलता का डर दोनों के सिग्नल मिलते हैं तो वो भ्रमित हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन क्या डर और शक पूरी तरह से बुरे हैं? क्या ये हमें बेवकूफी भरे फैसले लेने से नहीं बचाते? इस तरीके में और हवाई किले बनाने में क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। फर्क है विश्वास और इच्छा में। अच्छा, सिर्फ इच्छा करना हवाई किले बनाना है। काश मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होती, ये एक खोखला विचार है। लेकिन विश्वास का मतलब है लक्ष्य को मन में एक सच्चाई की तरह देखना और उस पर बिना शक किए काम करना। डर आपको खतरे से बचाता है, लेकिन यहाँ हम जिस डर की बात कर रहे हैं वो काल्पनिक है। असफलता का डर, लोगों की राय का डर। ये डर एक दीवार की तरह है जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ा है। हाँ, तो इस दीवार को तोड़ने का व्यवहारिक तरीका क्या है? सिर्फ ये कहना कि डरो मत काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसके लिए 3 कदमों वाला एक टूल किट देता है। पहला, एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे
मैं खुश रहना चाहता हूँ एक अस्पष्ट लक्ष्य है। सही बात है। मैं 6 महीने के अंदर अपनी सेल्स 20% बढ़ाकर जो अतिरिक्त आमदनी होगी उससे अपने परिवार को छुट्टियों पर ले जाना चाहता हूँ। ये एक स्पष्ट लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य स्पष्ट हो गया। दूसरा कदम? दूसरा है अटूट विश्वास, यानी अपने लक्ष्य की संभावना पर शक न करना। और ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, इसे बनाने के लिए ही अफर्मेशंस और कल्पना जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ये तकनीकें विश्वास पैदा करने के औजार हैं। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली औजार है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब आभार। हाँ, आभार। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। कोई उस चीज के लिए धन्यवाद कैसे दे सकता है जो उसके पास अभी है ही नहीं? क्या ये खुद से झूठ बोलना नहीं है? ये एक मानसिक विरोधाभास जैसा लगता है, पर ये बहुत गहरा काम करता है। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप चाहते हैं, जैसे कि मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए आभारी हूँ, भले ही आप बीमार हों, हाँ, तो आप अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप ये संकेत भेजते हैं कि वो चीज पहले से ही एक सच्चाई है। तो ये विश्वास को और मजबूत करने का एक तरीका है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आप और ज्यादा कमी को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप जो चाहते हैं उसके लिए पहले से ही आभारी होते हैं, तो आपका पूरा मानसिक और भावनात्मक माहौल बदल जाता है। और अवचेतन मन उस प्रचुरता को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। बिल्कुल। इसके साथ ही स्रोत आत्मसंवाद यानी खुद से बात करने के तरीके पर भी बहुत जोर देता है। हाँ, मुश्किल समय में खुद को सही कमांड देना। हाँ, जब भी कोई चुनौती आए तो घबराने की बजाय खुद से कहना, मैं शांत हूँ, मेरे भीतर हर समस्या का समाधान करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ये पहली बार में झूठ लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है, लेकिन बार बार दोहराने से ये आपके अवचेतन मन का नया सच बन जाता है। ये मानसिक मांसपेशियों को बनाने जैसा है। बिल्कुल। इसमें एक और बात कही गई है, धैर्य। कई लोग परिणाम मिलने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। बिल्कुल, जैसे किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदना शुरू नहीं कर देता। सही। वो जानता है कि प्रक्रिया में समय लगेगा। वो बीज बोता है, पानी देता है और भरोसा रखता है। हमारा अवचेतन मन भी लक्ष्य को साकार करने की प्रक्रिया में लगा होता है। हो सकता है सतह पर कुछ न दिख रहा हो, लेकिन अंदर काम चल रहा है। तो विश्वास का मतलब है प्रक्रिया पर भरोसा रखना, भले ही नतीजा तुरंत न दिखे। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों और विश्वासों का आईना है। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने मन के बगीचे के मालिक हैं। सही कहा। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसके पास अपनी सोच को चुनने की आजादी है। हम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन उन घटनाओं पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। विचार एक चुंबक की तरह है। वे लगातार उसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। हाँ, हम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। यह एक डरावना लेकिन साथ ही बहुत शक्तिशाली विचार है। कैसे? अगर हमारी समस्याएं हमारी ही सोच की देन है, तो इसका मतलब है कि समाधान भी हमारे ही पास है। शक्ति हमारे अंदर है। हाँ, हमें बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है जिसे श्रोता आगे सोच सकते हैं। हाँ, स्रोत कहता है कि हमारे अंदर की शक्ति लगभग असीमित है और हमारे विचार उसे निर्देश देते हैं, जैसे कोई कप्तान जहाज को निर्देश देता है। तो अगर कल सुबह से आपको पूरे दिन सिर्फ एक विचार या एक भावना को अपने मन में रखने का विकल्प दिया जाए, तो वो एक विचार क्या होना चाहिए जिसका असर आपके पूरे आने वाले जीवन पर पड़ सके?